डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के सेशन में पॉलिटिकल थॉट राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जॉन लॉक के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिवार और पैतृक सत्ता पर जॉन लॉक का विचार। जैसे ही परिवार और पैतृक सत्ता की बात आती है, जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों के संबंध में, तो हमारे मस्तिष्क में या पॉलिटिकल साइंस के किसी विद्यार्थी के दिमाग में एक बात उभरती है, और वह बात यह है कि रॉबर्ट फिल्मर के पैतृक सत्तावाद का खंडन करने वाले जॉन लॉक परिवार और पैतृक सत्ता के संबंध में किस प्रकार के विचार रखेंगे, इसकी एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। जॉन लॉक अगर रॉबर्ट फिल्मर के निरंकुश सत्तावाद, पैतृक सत्तावाद का खंडन करता है, तो स्वाभाविक है कि जॉन लॉक पैतृक अथवा परिवार के संबंध में भी यही दृष्टिकोण अपनाएगा। इसीलिए जॉन लॉक ने परिवार में पुरुष और स्त्री यानी कि पति और पत्नी दोनों के संबंधों पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिता अभिभावक के समान होते हैं और बच्चों को अपने अभिभावकों की बात माननी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वही जॉन लॉक यह भी दर्शाने का प्रयास करते हैं कि अभिभावक पैतृक सत्ता है, यानी कि अभिभावक एक प्राकृतिक सत्ता है, लेकिन पैतृक सत्ता नहीं है। यानी कि माता पिता के रूप में जो पैतृक सत्ता की बात आती है, जॉन लॉक उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन परिवार को एक संतुलित दृष्टिकोण से अनुबंध या समझौते के सहारे जॉन लॉक समझाने का प्रयास करता है। इसीलिए जॉन लॉक एक अनुबंधवादी होने के नाते पति और पत्नी के संबंध को स्वाभाविक या प्राकृतिक ना मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के आधार पर संबंध के रूप में स्वीकार करता है। वास्तव में जॉन लॉक पैतृक सत्तावाद के विरोधी, या आप कहें कि पैतृक सत्तावाद
का खंडन करने वाला और परिवार के बीच स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों के समान मानने वाला जॉन लॉक एक स्त्रीवादी के तौर पर भी जाना जाता है। सच पूछा जाए तो आधुनिक राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक ऐसे पहले विचारक के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने पुरुषों के समान स्त्रियों के लिए भी निजी संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार किया था। हम लोग यहाँ मुख्य तौर से ये देखेंगे कि परिवार और पैतृक सत्ता पर जॉन लॉक ने जो भी महत्वपूर्ण विचार दिए, जहां से आपके यूजीसी, एनटीए, नेट, जेआरएफ के साथ साथ स्टेट लेवल पर होने वाली जो परीक्षाएं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, जो द नेचर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस होता है, उसको आधार बनाकर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट को ना मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होने में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक कहानी के तौर पर पढ़ने और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख तथ्यों के आधार पर कंसेप्ट के साथ पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमारा प्रयास होता है कि एग्जाम पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाए, साथ ही साथ यह भी ख्याल रखा जाए कि अल्टीमेटली आपको पढ़ाना भी है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं परिवार और पैतृक सत्ता पर जॉन लॉक के विचारों पर ना, अपना दृष्टिकोण जो लॉक ने रखा है दुनिया के सामने, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, पहले देखते हैं हमारा, पहले ये जान लेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक क्या है? परिवार और पैतृक सत्ता। पैतृक सत्ता, इस पर हम लोग जॉन लॉक के विचारों का मंथन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, परिवार और पैतृक सत्ता पर जॉन लॉक का विचार। तो एक चीज इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लॉक ने पिता की सत्ता की सीमा, यानी कि एक नंबर में क्या लिखेंगे, सॉरी, कि लॉक ने पिता की सत्ता की सीमा दर्शाई। यानी कि लॉक से पहले पिता की सत्ता को ऐसा निरंकुश और पैतृक सत्ता के तौर पर देखा जाता था जैसा कि राजनीतिक सत्ता को पैतृक सत्ता के तौर पर देखने की प्रवृत्ति थी, जैसा कि रॉबर्ट फिल्मर के दृष्टिकोणों में साफ दिखाई देता है। तो यहां पर उन्होंने, लॉक ने पिता की सत्ता की सीमा को दिखाने का प्रयास किया कि एक पिता या अभिभावक की जो सत्ता होती है उसकी एक सीमा है ना, वो अनलिमिटेड या असीमित नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ लॉक ने क्या किया कि लॉक पिता की सत्ता को, पिता की सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग किया, राजनीतिक सत्ता से अलग किया, ये देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉक ने पिता की सत्ता की सीमा भी तय की और यह भी बताया कि पिता की सत्ता राजनीतिक सत्ता से अलग है, यानी कि पिता की सत्ता राजनीतिक सत्ता से अलग है। लॉक ने इसे दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने माना कि अभिभावकों की सत्ता प्राकृतिक थी, यानी कि 2 नंबर में आते हैं
कि लॉक ने क्या माना? लॉक ने माना कि अभिभावकों की सत्ता, अभिभावकों की सत्ता प्राकृतिक थी, यानी कि स्वाभाविक प्राकृतिक थी, जबकि राजनीतिक सत्ता परंपरागत, जबकि राजनीतिक सत्ता परंपरागत परंपरागत ये चीज जानिए कि एक तरफ तो जॉन लॉक ने पिता की सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग किया, दूसरी बात उन्होंने ये भी माना कि अभिभावक की सत्ता क्या है? प्राकृतिक है, जबकि राजनीतिक सत्ता क्या है? परंपरागत है। तो देखिए कैसे पारिवारिक और पैतृक सत्ता के बीच के संबंधों को जॉन लॉक ने उजागर करने का प्रयास किया है। वो कहता है, अगर अब देखा जाए, मैंने पहले ही बताया था पिछले क्लास में कि लॉक ईसाई परंपरा पर अटूट विश्वास करते थे और ईसाई परंपरा पर विश्वास करते हुए ही उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि जॉन लॉक अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता था। वास्तव में लॉक अनुभववादी था, जिसकी परंपरा की शुरुआत फ्रांसिस बेकन ने बहुत पहले कर दी थी। लॉक उसी अनुभववादी विचारकों की एक कड़ी के तौर पर राजनीतिक चिंतन में स्वयं को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि ईसाई परंपरा पर अटूट विश्वास करते हुए जॉन लॉक ने अपने विचार को आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल में जो भी अलौकिक शक्तियां, दैवी शक्तियां जो वर्णित है, उस पर लॉक ने अपना विश्वास प्रकट नहीं किया, इससे बचने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए क्या है, लॉक ईसाई उपदेश पर बल देते हुए, याद रखिएगा, लॉक ईसाई उपदेश पर बल देते हुए, यानी कि इसको स्वीकार करते हुए, बल देते हुए क्या कहता है लॉक? ठीक है, तर्क दिया कि बच्चों को अभिभावकों की बात माननी चाहिए, अभिभावकों की बात माननी चाहिए। यहां पर जॉन लॉक ये तर्क दिया कि जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि पुत्र को पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो उस पर बल देते हुए जॉन लॉक ने कहा कि बच्चों को अभिभावकों की बात माननी चाहिए। लॉक के अनुसार वे अभिभावकों की सत्ता के पक्ष में हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो लॉक के बारे में से लिख सकते हैं कि लॉक अभिभावकों की सत्ता, अभिभावकों की सत्ता के पक्ष में हैं, के पक्ष में हैं, न कि पैतृक सत्ता के पक्ष में, न कि उनकी पैतृक सत्ता के पक्ष में। इसको मैं एक बार अच्छी तरह समझा देता हूं, ठीक है, कि बातें एक दूसरे से गूंथी हुई लगती है। कि लॉक ईसाई उपदेश पर बल देते हुए तर्क देता है कि बच्चों को अभिभावकों की बात माननी चाहिए। वास्तव में अभिभावक की सत्ता को लॉक क्या मानता है? ठीक है, उनकी अभिभावकों की सत्ता के पक्ष में है, यानी कि अभिभावकों की सत्ता के पक्ष में जॉन लॉक था। अभिभावक मतलब क्या? उसमें केवल पिता नहीं है, उसमें
माता भी है। इसलिए माता पिता या उनके सगे संबंधियों को अभिभावक के तौर पर उनकी सत्ता को लॉक ने स्वीकार किया, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि अभिभावकों की सत्ता जन्मजात होगी, ये नहीं माना। इसलिए लॉक ने यह तर्क दिया, साफ साफ लिखा है कि लॉक अभिभावकों की सत्ता के पक्ष में है, ठीक है, लेकिन उनकी पैतृक सत्ता है, बपौती सत्ता है, इस पक्ष में लॉक नहीं थे। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, लॉक के बारे में मैंने कहा कि लॉक स्त्रीवादी भी है, यानी कि स्त्रियों के अधिकारों के पक्षकार भी लॉक थे, क्योंकि उन्होंने कई अपने विचारों के अंतर्गत लॉक स्त्रियों के पक्ष में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं ना। तो हम लोग आते हैं 4 नंबर पॉइंट पर। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट पर आते हैं, लिखते हैं कि लॉक स्त्रीवादी है। लॉक स्त्रीवादी है। इससे पहले प्राचीन काल में प्लेटो ने भी शासकों की योग्यता स्त्रियों में भी देखने का प्रयास किया था, लेकिन इसके विपरीत अरस्तु ने स्त्रियों को दास की श्रेणी में रखा था। लेकिन आधुनिक युग में जॉन लॉक ने 17वीं सदी में पिता के समान, माता यानी कि पति के समान स्त्रियों की सत्ता को भी स्वीकार किया। इसलिए लॉक को स्त्रीवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो लॉक क्या है? स्त्रीवादी भी था। उसने पिता के समान, लिखिएगा, उसने पिता के समान माता की सत्ता को भी मान्यता दी। जबकि इससे पहले क्या था कि केवल पिता की सत्ता को माता और उनके बच्चों की सत्ता पर लाद दिया जाता था, जबकि लॉक ने ऐसा नहीं माना। वो कहते हैं कि पिता के समान माताओं को भी अधिकार है। ठीक है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिता के समान माताओं के, यानी कि स्त्रियों के, माताओं के अधिकारों पर लॉक बल देता है। यानी कि पिता के समान महिलाओं के भी अपने अधिकार हैं। ठीक है, 5 नंबर में लिखिएगा कि लॉक पिता के समान माता ठीक है, लॉक बल देता है। लॉक पिता के समान माता की राजनीतिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। यानी कि लॉक इस बात पर बल दिया कि जिस तरह पिता की अपनी राजनीतिक सत्ता होती है ना, उसी तरह माता की भी अपनी राजनीतिक सत्ता या राजनीति में स्त्रियों की भूमिका को लॉक ने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी, देखिए, एक स्त्री होने के नाते लॉक को हम लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं कि लॉक पुरुष के समान स्त्री को भी तलाक की
शक्ति प्रदान की। आप समझिए बात, प्रदान की इसका मतलब है कि पहले केवल पति को ही स्त्रियों को छोड़ने का अधिकार था, लेकिन लॉक ने इस परंपरा के विपरीत स्त्रियों को भी यह अधिकार दिया कि वे अपने पति का परित्याग कर सकते हैं। लॉक ने पुरुष के समान स्त्री को भी संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू था ना। तो लॉक पुरुष के समान स्त्री को भी संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। यहां पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉक के राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार निजी संपत्ति की अवधारणा है। निजी संपत्ति की अवधारणा के आधार पर ही जॉन लॉक ने मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था के विचार को आगे बढ़ाया था, जिसके प्रमुख प्रवर्तक के तौर पर एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं, जो अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि पति का अधिकार प्राकृतिक नहीं। ठीक है, 7 नंबर में आते हैं, लॉक ने परिवार और पैतृक सत्ता पर एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक बात कही, जो लॉक के जमाने में एकदम अजीब बात थी। उन्होंने कहा कि पति का अधिकार प्राकृतिक नहीं, यानी कि पति का अधिकार प्राकृतिक नहीं, बल्कि अनुबंध पर आधारित है। इसका मतलब है कि लोग ऐसा मानते थे कि पति पत्नी यानी कि स्त्री पुरुष के बीच जो वैवाहिक संबंध होता है वह स्वाभाविक या प्राकृतिक न होकर अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है। आज भी कानूनी तौर पर विवाह को कानूनी मान्यता एक अनुबंध के आधार पर, एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जॉन लॉक के लिए पितृसत्ता का कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं था। तो लॉक ने क्या कहा कि 8 नंबर में लॉक ने माना कि पितृसत्ता यानी कि पिता की सत्ता, जो पहले से परंपरा चली आ रही थी, पितृसत्ता कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं था, कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं था, यानी कि स्वाभाविक नहीं था। पहले परंपरा क्या थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही पिता की सत्ता का स्वामी होता था। इस बात को लॉक ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें कहा कि पितृसत्ता कोई भी प्राकृतिक या स्वाभाविक सत्ता या नहीं था। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉक ने यह माना कि पितृसत्ता का कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होता। पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए कोई व्यक्ति इसे ईश्वर या प्रकृति के साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि यह अनुबंध पर आधारित है। लॉक की इच्छा थी, यानी कि लॉक ने यह माना, आप लिख सकते हैं कि 9 नंबर में लॉक की यह इच्छा थी, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि लॉक की यह इच्छा थी कि रोटी खाई भी जाए और बनी भी रहे। ठीक है, रोटी खाई भी जाए
और बनी भी रहे, और बनी भी रहे। तो ये धारणा से जो पहले से चली आ रही थी ना, इसका खंडन किया लॉक ने। ठीक है। अब क्या है कि उसने स्त्री का पुरुष की तुलना में जो निम्न स्थान मानने की मान्यता या धारणा पहले से चली आ रही थी, लॉक ने उसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि 10 नंबर में लॉक ने माना कि पुरुष की तुलना में स्त्री का निम्नतर, उससे कमजोर, निम्नतर होना उसके लिए शाप है, यानी कि श्राप है, क्योंकि लॉक दोनों को एक समान मानता था। लॉक का परिवार और पैतृक सत्ता के संबंध में उसके विचारों को अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो लॉक ने यह भी एक मजबूत तर्क दिया था कि राजनीतिक समाज के लिए प्रकृतिवादी तर्कों का मजाक उड़ाया लॉक ने। हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक समाज के लिए 11 नंबर, राजनीतिक समाज के लिए प्रकृतिवादी तर्कों का लॉक प्रबल, माने भयानक रूप से प्रबल विरोध किया। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जॉन लॉक राजनीतिक समाज के लिए प्रकृतिवादी तर्क, जैसा कि रॉबर्ट फिल्मर ने कहा था कि यह सदियों से चली आ रही है, यह परंपरा है, पैतृक सत्ता, ज्येष्ठ पुत्र का संपत्ति पर अधिकार और स्त्रियों का पुरुष की तुलना में निम्न स्थान, ना तो परिवार के मामले में और ना राजनीतिक समाज के मामले में रॉबर्ट फिल्मर के दृष्टिकोणों को लॉक ने स्वीकार किया और उसका खंडन किया, यहां तक कि मजाक उड़ाया। ठीक है। अब लॉक ने यह भी एक मजबूत तर्क दिया कि ऐसे लोग जो धार्मिक पुस्तकों में या परंपराओं में इस बात को ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं कि राजनीतिक समाज के लिए प्रकृतिवादी तर्क देते हैं और उसके लिए परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में जाकर ढूंढते हैं और राजनीतिक समाज को स्वाभाविक और प्रकृतिवादी तर्कों के आधार पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक इसका विरोध करता है। लॉक ने पति की सत्ता पर अंकुश लगाया। जो पति की असीमित सत्ता थी पत्नी पर, उसका लॉक ने विरोध किया। क्या विरोध किया? लॉक ने पति की सत्ता पर अंकुश लगाकर इसे संपत्ति और सामान्य हित तक सीमित रखते हुए पत्नी के जीवन या संपत्ति में अधिकार देने से इनकार कर दिया। यानी कि संपत्ति के अधिकार को स्त्री के लिए भी है, लॉक ने माना, और स्त्री के जो संपत्ति के अधिकार है उस पर उसका पति का अधिकार होगा, ऐसा लॉक स्वीकार नहीं किया। ठीक है। क्योंकि इस बात को स्वीकार करने का सीधा मतलब था कि उस स्त्री को पति की संपत्ति पर निर्भर छोड़ देना, जो लॉक नहीं चाहता था। आप समझ सकते हैं कि परिवार और पैतृक सत्ता के संबंध में लॉक ने कितना महत्वपूर्ण अपने विचार और दृष्टिकोण उस 17वीं सदी में दिए। ठीक है। इसकी कल्पना हम आज भी करने में
हिचकिचाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया टॉपिक आ रहा है जॉन लॉक का, प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति पर लॉक का विचार। ठीक है, तो नया टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि इसे नेक्स्ट क्लास में देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस का होगा, यूजीसी, हम लोग क्या देख रहे हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ और स्टेट लेवल पे होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जॉन लॉक के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। और जॉन लॉक के राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति। प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर लिख देते हैं, और संपत्ति। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति। प्राकृतिक अधिकार तो हमने पहले पढ़ा है ना कि लॉक के राजनीतिक जीवन में प्राकृतिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार थे लॉक के लिए जो अनुबंध से पहले और राजनीतिक समाज तथा सरकार के अस्तित्व में आने से पहले प्राकृतिक दशा में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। ये प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के थे, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति के अधिकार। इन्हीं तीनों अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य अस्तित्व में बना रहेगा। जहां तक यह संपत्ति का मामला है, ठीक है, तो निजी संपत्ति की अवधारणा जॉन लॉक के राजनीतिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, मैंने कई बार बताया है। अब संपत्ति के अधिकार को लेकर जॉन लॉक किस तरह की बात करते हैं? वो पहली बात तो ये कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर सभी व्यक्ति का एक समान अधिकार होता है, क्योंकि मानव और धरती को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर किसी व्यक्ति से भेद तो नहीं कर सकता। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर सबका एक समान अधिकार है। लॉक ने इसे तो माना, लेकिन लॉक ने इसमें एक बात और जोड़ दी, ऐड कर दिया। वो क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से, ठीक है, उसी प्राकृतिक संसाधन की किसी संपत्ति के भाग को अर्जित कर लेता है, मेहनत से कर लेता है, तो यह उसकी निजी संपत्ति होगी और उसकी निजी संपत्ति पर फिर किसी अन्य का अधिकार नहीं होगा। तो इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था कि इस बार यूजीसी नेट दिसंबर में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस के कई स्टूडेंट नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से, कैरियर फाउंडेशन के इस परिवार की ओर से, मैं श्याम कुमार उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हों या नेट के लिए किए हों या जेआरएफ के लिए किए हों। थैंक यू।